हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है यह एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की एग्जाम के पर्पज से। यह एंटोमोलॉजी का ही टॉपिक होता है, रोडेंट मैनेजमेंट। तो हम रोडेंट मैनेजमेंट के ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है तो कुछ नए क्वेश्चंस है जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ऑप्शन भी हम सारे ही देखने वाले हैं क्योंकि ऑप्शन से भी कोई सा नया क्वेश्चन उठ कर आ जाए। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन सेट एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रोडेंट पॉइजनिंग यूज्ड इन इंडिया इज। जो भारत में इस्तेमाल होने वाले कृंतक विषाक्तता जो रोडेंटिसाइड होता है का सबसे आम एजेंट कौन सा है, सबसे आम कारण कौन सा है। तो हम नॉर्मली कौन सा एजेंट भारत में यूज करते हैं रोडेंट को मारने के लिए या किल करने के लिए। तो जो रहता है फास्फाइड्स, ऑप्शन है हमारे फास्फाइड्स, नियोरेट, रेटोल और नियोजेन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा फास्फाइड्स आएगा। फास्फाइड्स में जिंक फास्फाइड रहता है हमारा। जिंक फास्फाइड जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होने वाला एक्यूएट रोडेंटिसाइड है। कैसा है यह एक्यूएट रोडेंटिसाइड है? एक्यूएट रोडेंटिसाइड है ये स्टोमेज एसिड से मिलकर, किससे मिलकर? स्टोमेज एसिड से मिलकर, एचसीएल से मिलकर यह फास्फिन गैस बनाता है। फास्फिन गैस क्या बनाता है? एक क्वेश्चन से भी आया है कि कौन सी फास्फाइड से कौन सी गैस निकलती है, तो फास्फाइड्स में फास्फिन गैस निकलती है जो कि किल रोडेंट को किल करने में सहायक होती है, हेल्प करती है। फास्फिन गैस बनाता है जो सेल्यूलर ऑक्सीजन इंटेक को रोक देती है। किसके कारण? सेल्यूलर इंटेक को रोक देती है। ठीक है, तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन है इसमें फास्फाइड्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन सेट एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रोडेंट पॉइजनिंग यूज्ड इन इंडिया इज फास्फाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, हमारा है सेकंड क्वेश्चन, राइस सप्लाईज आर प्राइमरी अटैक्ड बाय विच टाइप ऑफ रोडेंट। चावल के भंडारण में मुख्य रूप से किस प्रकार के कुतरने वाले या रोडेंट द्वारा क्षतिग्रस्त होता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑसगुड्स, ऑप्शन बी है एनेंडेल रेट्स, बेंडिकॉट रेट्स, टाइमर रेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, राइस इंडिया की स्टेबल क्रॉप्स है, लेकिन खेत में लेकर गोदाम तक सबसे ज्यादा राइस ग्रेन को तो नुकसान जो पहुंचाता है वो होता है ऑप्शन सी, बेंडिकॉट रेट्स। बेंडिकॉट रेट्स का साइंटिफिक नाम क्या है? याद रखना, बेंडिकॉट बेंगालेंसिस है। बेंडिकॉट बेंगालेंसिस, बेंडिकॉट बेंगालेंसिस है जो कि लेजर बेंडिकॉट रेट राइस फील्ड का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह चावल की बालियों को काट कर अपने बिल या बुरों में होर्डिंग जमा कर लेता है। और जो हमारा हाउस रेट होता है, अब हम एक एक करके सारे रेट्स की बात कर लेते हैं। हाउस रेट्स जो रहता है हमारा, ये छोटा होता है जो मोस्टली प्रोसेस्ड ह्यूमन फूड्स खाता है, जो रोटी वोटी जो रखी रहती है घर में रोटी वो खाता है, हाउस माउस। और नॉर्वे रेट कैसा रहता है? ये सीवरों में पाया जाता है, नाले में। ये ड्रेन्स और पॉट्स में मिलता है, सीवियर में जो नालों में पाया जाता है। और रूफ रेट, जो रूफ रेट होता है वो कैसा होता है? तो ये ट्री पर पाया जाता है रूफ रेट। किस पे पाया जाता है रूफ रेट? ट्री पर, ट्री बिल्डिंग्स पर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन क्या है? सी, बेंडिकोट रेट। इसका साइंटिफिक नाम याद रखना, बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, केमिकल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग रेट आर नोन एज। जो केमिकल हम यूज करते हैं रेट्स को मारने के लिए उसे क्या कहते हैं? फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड, हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा, रोडेंटिसाइड। इंसेक्टिसाइड कीड़े को मारने को कहते हैं या इंसेक्ट को मारने को। और फंगस है, जो फंगस को मारने के लिए फंजीसाइड का यूज करते हैं। हर्बिसाइड, ये एक हर्बिसाइड जो चारा को मारने के लिए हर्बिसाइड का यूज किया जाता है। और जो नेमाटोड साइड होता है वो नेमाटोड राउंड वर्म्स को मारने के लिए तो नेमाटिसाइड का यूज करते हैं हम। तो जो इसमें पूछा गया है हमारा किलिंग्स रेट्स, जो रेट को किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम रोडेंटिसाइड का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, वॉरफेरिन इज एन एग्जांपल ऑफ। वॉरफेरिन किसका एग्जांपल है? तो वॉरफेरिन का नाम आपने फार्माकोलॉजी में भी सुना होगा, लेकिन पेस्ट कंट्रोल में इसका प्राइमरी रोल क्या है? तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। वॉरफेरिन एक प्रकार का रोडेंटिसाइड है, और यह रोडेंटिसाइड फर्स्ट जनरेशन का रोडेंटिसाइड है। वॉरफेरिन कैसा है? फर्स्ट जनरेशन का रोडेंटिसाइड है, और यह एंटीकोगुलेंट होता है।
इसमें हम और डीप में पढ़ लेंगे नॉन एंटीकोगुलेंट और एंटीकोगुलेंट कौन कौन से है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन कौन सा और सेकंड जनरेशन कौन सा है। जैसे वारफेरिन है, ये एक फर्स्ट जनरेशन का एंटीकोगुलेंट है, और जितने भी फर्स्ट जनरेशन में आते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी डोज, जिनको बहु फीडर रहते हैं, मल्टी डोज, जिनका यूज हम मल्टी डोज के रूप में करते हैं। सिंगल डोज से चूहे नहीं मरते हैं, तो इसलिए हमें मल्टी डोज देना पड़ता है। तो वारफेरिन का मल्टी डोज होते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के होते हैं और एंटीकोगुलेंट होते हैं, तो ध्यान रखें, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन वारफेरिन का यूज हम रोडेंटिसाइड के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रेट्स डू नॉट स्प्रेड डिसीज द थ्रू देयर, चूहे किसके माध्यम से बीमारी नहीं फैलाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन देखते हैं, ब्लड, सेल्वा और यूराइन और बाइट से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, ब्लड। ब्लड से जो चूहे हैं डिसीज नहीं फैलाते हैं। और इसमें जैसे कि बाइट से हो गया, तो बाइट से रेड बाइट फीवर या स्ट्रेप्टोबेसिलस, बाइट से कौन सी भी आती है, रेड बाइट फीवर, रेड बाइट फीवर हो गया, और स्ट्रेप्टोबेसिलस, रेड बाइट फीवर, स्ट्रेप्टोबेसिलस। और सी, यूरिन से कौन सी बीमारी फैलती है, तो लेप्टोस्पाइरोसिस, वेल्स डिसीज, ठीक है। और सेल्वा तो इससे फैलती है, जो मल रहता है उससे, रेबीज या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है, ब्लड, जो कि ब्लड से किसी भी तरह की चूहे से, ब्लड किसी का माध्यम नहीं रहता बीमारी फैलाने का चूहे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 का, रोटिनोन वैल्यू इन रेट्स इज अप्रोक्सीमेटली 16 to 135 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इज द मोर टॉक्सिक टू, चूहों में रोटेनॉन का मान लगभग 60 से 135 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के बराबर होता है। यह किसके लिए सबसे अधिक विषैला या टॉक्सिक होता है। रोटिनोन क्या है, तो रोटिनोन एक बॉटनिकल कंपाउंड है। रोटिनोन क्या है, एक बॉटनिकल कंपाउंड है, जो कि बायो एजे टेस्टिंग में देखा गया है कि जेंडर सेक्स के बेसिस पर इसको टॉक्सिसिटी को बदलता है ये, ठीक है। तो इसमें स्टडीज के मुताबिक फीमेल रोडेंट में हैप्टिक मेटाबॉलिज्म डिफरेंस के कारण रोटिनोन की ओरल टॉक्सिसिटी वैल्यू जो होती है फीमेल रेट में ज्यादा डेंजरस होती है। जो टॉक्सिसिटी, इसमें मोबिलिटी और टॉक्सिसिटी, जो गतिशीलता होती है, जिसमें अलग अलग टॉक्सिन की गति अलग अलग होती है, एक मेल में और एक फीमेल में। तो इसमें मेल रेट्स में कम नुकसान पहुंचाता है, जो कि फीमेल रेट्स के मुकाबले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आएगा। और इसमें एंजाइम से भी डिफरेंस होते हैं, केमिकल को, ड्रग्स और केमिकल्स को तोड़ने के लिए जो साइटोक्रोम्स एंजाइम्स के होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मेल के लिए जो साइटोक्रोम एंजाइम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बस आपको, कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो बस टिक लगा देना नॉर्मली। तो जो साइटोक्रोम्स एंजाइम्स है, जैसे कि साइटोक्रोम PC11, यह मेल रेट्स में पाया जाता है ये एंजाइम्स। और साइटोक्रोम P2C12 यह फीमेल्स रेट्स में पाया जाता है। और जो ड्रग्स और केमिकल को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो साइटोक्रोम्स PH15 से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या, ऑप्शन सी है, फीमेल रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, रोडेंट इंक्लूड, इसको 7 कर लेना, रोडेंट इंक्लूड्स रेट्स डिफरेंट स्पीसीज पेस्टिसाइड दैट किल्स रोडेंट इज कॉल्ड, यह इन्होंने ये क्वेश्चन से रिपीट ही हुआ है, एग्जाम में अलग वर्डिंग के साथ हुआ है इसमें, इससे समझे कि बाद में बेसिक डेफिनेशन कितनी इंपोर्टेंट होती है। और इस डेफिनेशन को ही घुमा घुमा कर उन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन से बने हुए है इस पर ही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी, रोडेंटिसाइड। इसमें क्या आ गया, रोडेंट इंक्लूड हो ही गया है। इसमें क्या बोला गया, डिफरेंट स्पीसीज पेस्टिसाइड डेट किल्ड रोडेंट्स इज कॉल्ड, रोडेंट को मारने के लिए जो हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड को, उसको क्या बोलते हैं, रोडेंटिसाइड कहते हैं। रोडेंट्स में कौन कौन से आ जाती है रोडेंटिसाइड में, तो एक तो हमारा रेट्स आ जाता है, एक आ जाता है हमारा माइस आ जाता है, एक हमारा आता है स्क्विरल्स, जिसको हम गिलेत्री भी बोलते हैं, स्क्विरल्स, ठीक है। इनको टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम,
Which pesticide that kills rodent including mice and rats and are often formulated as bats with attractive substance like peanuts, butters or molasses. वे कौन से कीटनाशक है जो चूहों सहित कुतरने वाले जीवों को मारते हैं और जिन्हें अक्सर मूंगफली या मक्खन, पीनट या गुड़ जैसे आकर्षक पदार्थों के साथ चारे के रूप में तैयार किया जाता है। तो इसमें अपन ने घर में देखा होगा कि पीनट बटर या गुड़ या मोलेसेस के साथ मिला के कर बाइट्स पॉइजन रखे जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? तो इनको हम क्या बोलते हैं? रोडेंटिसाइड। चूहों को मारने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये एक और डेफिनेशन से है। ये सारी डेफिनेशन इंपोर्टेंट है इसमें, ठीक है। रोडेंटिसाइड इंक्लूडिंग आ गया, माइस आ गया, रेट्स आ गया और इसमें स्क्विरल्स, बैट्स के रूप में मिलाकर हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। Which one of the chemical kill rats instantly? कौन सा रसायन चूहों को तुरंत या तेजी से मार देता है, जिसे हम एक्यूट एक्यूट वो भी बोलते हैं, एक्यूट रोडेंटिसाइड। मेटल फास्फाइड्स। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा? एक फास्ट एक्टिंग होता है और एक स्लो एक्टिंग होता है। इंस्टेंटली यानी यह जो मेटल फास्फेट्स रहता है 1 से 3 घंटे में यह किल कर देता है चूहे को, ठीक है। जिसे हम एक्यूट सिंगल डोज पॉइजन होता है मेटल फास्फाइड में, जो स्पॉट पर इंस्टेंट किल कर देता है चूहे को, मेटल फास्फाइड्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं अब, जैसे रोडेंटिसाइड कैसे होते हैं, 2 टाइप्स में होते हैं। एक एंटीकोगुलेंट होता है, एक नॉन एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट में भी एक फर्स्ट जनरेशन का होता है, एक सेकंड जनरेशन का होता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो मल्टी डोज में आएगा और सेकंड जनरेशन में जो है सिंगल डोज में आएगा एंटीकोगुलेंट में। अब एंटीकोगुलेंट में हम जैसे कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से आ गए हैं? वॉरफेरिन आ गया, डी फेसिफोन आ गया, क्लोरोफेसिफेन हो गया और रेक्यूमिन आ गया, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, फर्स्ट जनरेशन में WCDR, ये शॉर्टकट में याद करने का ट्रिक है, WCDR, ठीक है। वॉरफेरिन, डाइफेसिन और क्लोरोफेसिफोन और रेक्यूमिन, ठीक है। और ये किसमें है? सिंगल डोज फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में हम देखते हैं, ये एंटीकोगुलेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन में जो कि सिंगल डोज होता है, तो इसमें हम B2D से भी याद रख सकते हैं। B से B2D मतलब B से 2 मतलब कि जैसे कि B2D इसमें आ गया ब्रोडीफेक्यून और ब्रोमेडियोलन और डाइफेथियोलन, ठीक है, डाइफेथियोलन। ये कौन सा आ गया? एंटीकोगुलेंट के। अब हम नॉन एंटीकोगुलेंट में बात करते हैं, तो नॉन एंटीकोगुलेंट में भी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सा आता है? जो मल्टी डोज होता है, कैलोकैल्सिफेरॉल। और सेकंड जनरेशन में कौन सा आता है? सिंगल डोज आता है, सिंगल डोज। तो इसमें ब्रोमेथिलीन और जिंक या स्ट्राइचिन आता है, जिंक और स्ट्राइचिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें देख लिया ना, इसमें मेटल फास्फाइड आएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज ऑफ रेट्स व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड फूड सप्लाई नेवर रीचेस द टेबल? चूहों के कारण दुनिया की खाद्य आपूर्ति का कितना हिस्सा कभी थाली उपभोग नहीं पहुंचता है? तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है 1/5 पार्ट, जो ये इंडिया की टेबल पर नहीं पहुंचता चूहों के कारण, क्योंकि इतना नुकसान कर देते हैं, 20% नुकसान कर देते हैं। ये FAO के डाटा के अनुसार है, ठीक है, के अकॉर्डिंग ग्लोबल फूड का लगभग 1/5 हिस्सा रोडेंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड रेट कंट्रोल बिगिन इन इंडिया? भारत में चूहा नियंत्रण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1950 में है, याद करना ही है ये तो, 1950 में है, ठीक है। रेट कंट्रोल कब आया था हमारा? 1950 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which rodent killing agent registered by the US Environmental Protection Agency in 1984? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
देखो क्या बोल रहा है इसमें कि वर्ष 1984 में अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा किस कृंतकनाशी या रोडेंट किलिंग एजेंट को पंजीकृत किया गया था? तो रोडेंट किलिंग एजेंट को सबसे पहले किस रोडेंट किलिंग एजेंट 1984 में किसको पंजीकृत किया गया था? तो इसमें हमारा है इसका करेक्ट ऑप्शन डी ब्रोमेथिलीन। ब्रोमेथिलीन और कोलोकैल्सिफेरॉल ये दे रखा है यहाँ नीचे लाइन में, ठीक है। इनको 1984 में रजिस्टर्ड किया गया था सबसे पहले यूई के द्वारा, ईपीए के द्वारा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस, ठीक है, इसके द्वारा। तो ये कोलोकैल्सिफेरॉल और ब्रोमेथिलीन याद रखना। और 1974 में किसको करा था? तो जिंक फास्फाइड आ गया और स्ट्राइचाइनिन, ठीक है, जिंक फास्फाइड और स्ट्राइचाइनिन 1974 में। तो अभी फिलहाल करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन डी है, ब्रोमेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which famine occurred in Mizoram during year 1959? This event is followed invariably by plague of a black rats and it's called red flood. वर्ष 1959 के दौरान मिजोरम में कौन सा अकाल पड़ा जिसके बाद अनिवार्य रूप से काले चूहों का प्रकोप होता है और इसे चूहों की बाढ़ कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो जैसे कि मिजोरम का फेमस मौतम फिनोमेना, इसको अच्छे से समझे क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस का एग्जांपल है। मौतम इसका जैसे करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन डी है, मौतम। अब ये है क्या जो कि मिजोरम में आया था 48 से 50 साल में मेलकोना बेसीफेरा, जो बम्बू बांस का पेड़ होता है, उसमें 40 साल बाद फूल आते हैं। 48 से 40 साल बाद में क्या आती है? फ्लावरिंग होती है, जो कि बम्बू सीड्स खाकर, सीड्स भी आते हैं जब भी। तो वह क्या हुआ था कि रोडेंट का अटैक उस समय बढ़ गया था काफी। तो उन्होंने क्या करा, जो सीड्स रहते हैं उसको खाकर अपनी पॉपुलेशन को 1000 गुना बढ़ा ली और खेती को खत्म करके फेमाइन या अकाल के रूप में हो गया वो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा? मौतम, अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन नॉन एंटीकोगुलेंट बाइट्स विच किल्स रोडेंट्स बाय शटिंग डाउन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी विद इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। वह सबसे आम गैर एंटीकोगुलेंट नॉन एंटीकोगुलेंट चारा कौन सा है? नॉन एंटीकोगुलेंट जो शरीर की कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता को बंद करके चूहों को मारता है। तो हमारा ऑप्शन है मीथेन, ब्रोमेथिलीन, ब्रोमस, डी ब्रोमग्रास। ये तीनों सुने ही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ब्रोमेथिलीन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन करता है जिससे एनर्जी प्रोडक्शन 0 हो जाता है। एटीपी एनर्जी बनने से रोकता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके नुकसान पहुंचाता है ये, ठीक है, ब्रोमेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, which anticoagulant rodenticide have been introduced for the control of both agriculture and commercial rodent pest in India? हाल ही में भारत में कृषि और घरेलू दोनों प्रकार के चूहों के नियंत्रण के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट कृंतकनाशी पेश किया गया है? तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो हमें डायरेक्ट याद रखना है डी रेक्यूमिन। क्या आएगा? रेक्यूमिन, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, एक रेक्यूमिन। रेक्यूमिन हो गया है जो कि कॉमेट्रेट्राइल होता है यह, और सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट जो अब इंडिया में एग्रीकल्चर में वाइडली अप्रूव्ड है। तो एक रेक्यूमिन है और एक ब्रोमेडियोलोन भी है जो सिंगल फीडिंग सेकंड जनरेशन एंटीकोगुलेंट जो रेसिस्टेंस नहीं होने देते हैं, ठीक है, एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ रोडेंट स्पीसीज? निम्नलिखित में से कौन सा रोडेंट की प्रजाति नहीं है? रेटस है, रेटस नॉर्वेजियस है, मस्कुलस है। तो इसमें जो एलिमिनेशन मेथड सबसे बढ़िया एलिमिनेशन मेथड से इसमें हो जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम से याद रखना पड़ेगा आपको इसमें, जैसे रेटस हाउस का रेटस नॉर्वेजियस ये सीवियर में पाए जाने वाले का है, ये मस्कुलस ये प्रूफिंग पे जो बिल्डिंग पर पाया जाता है रूप पर।
मस मस्कुलस भी हाउस रेट है, हाउस रेट मस मस्कुलस है, और रेटस रेटस है जो रूफ रेट होता है जो बिल्डिंग्स पर पाया जाता है, ठीक है। मस मस्कुलस हाउस रेट है, रेटस रेटस रूफ है या बिल्डिंग्स पर पाया जाता है, और रेटस नॉर्वेंसिस जो सीवियर्स या नाले में पाया जाता है, और मस पेराडिस का या किसका बनाना का साइंटिफिक नाम है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा ऑप्शन डी आएगा, मस मूसा पेराडिसिका, ठीक है, मूसा पेराडिसिका। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन है जिंक फास्फाइड। जब से हम पढ़ ही रहे हैं, जिंक फास्फाइड और फास्फिन गैस निकलती है इससे, जिंक फास्फाइड HCl से क्रिया करता है और फिर फास्फिन गैस निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द कीमोस्टेलाइट यूज्ड फॉर रोडेंट कंट्रोल एक्ट बाय। इसमें और भी ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं ना, नहीं चलो ठीक है। द कीमोस्टेलाइट यूज्ड फॉर रोडेंट कंट्रोल एक्ट बाय, चूहा नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला कीमोस्टेलाइट रासायनिक किस प्रकार का कार्य करता है। कीमोस्टेरल, इस नाम से इस है कि कीमो मतलब कि केमिकल रूप से, स्टेरल मतलब बांध्यता या बांझपन लाना, तो शुक्राणु जनन में बाधा डालकर, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा हमारा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी तो इससे संबंधित हो नहीं रहे हैं। हार्मोनल संतुलन पैदा करके न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो तो ये ब्रेन से संबंधित हो जाता है, कॉजिंग DNA म्यूटेशन ये भी संबंधित नहीं है, तो ये इंटरफेयरिंग विद स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन में बाधा डालकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नॉन लीथल मेथड इज यूज्ड फॉर रोडेंट पॉपुलेशंस मॉनिटरिंग। चूहों की आबादी की निगरानी के लिए किस गैर घातक विधि का उपयोग किया जाता है। नॉन लीथल यानी जिससे चूहा मरे नहीं, बस हमें पता चले कि कितने चूहे हैं, तो नॉन लीथल मेथड मतलब कि जिसमें रोडेंट किल ना हो, तो जिंक फास्फाइड से मर जाएगा, स्नैप ट्रैप से भी चले जाएगा, ब्यूरो फ्यूमिगेशन से भी मर जाएगा, ट्रेकिंग टाइल्स, जो कि नॉन लीथल मेथड होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी आएगा, ट्रेकिंग टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, which of the following is a single dose anticoagulant rodenticide। सिंगल डोज में तो हमने देखा ही था कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन, जैसे फर्स्ट एंटीकोगुलेंट होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ब्रोडीफेक्यून जो हाईली पोटेंट सेकंड जनरेशन एंटीकोगुलेंट है, जो कि सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैक्टीरियम आयरसेनिया इज द प्राइमरी वेक्टर ऑफ द प्लेग कॉज्ड बाय। प्लेग का कारण बनने वाले जीवाणु आयरसेनिया किसका प्राथमिक वाहक है। अब इसमें दे रखा है, प्लेग बीमारी को ट्रांसमिशन साइकिल से, जैसे बैक्टीरिया आता है, फ्ली जो पिस्सू, पिस्सू के द्वारा जो बैक्टीरिया डिसीज है वो ह्यूमन पर आती है, उस फ्ली का साइंटिफिक नेम क्या है, या उस पिस्सू या परजीवी कीट का साइंटिफिक नाम क्या है, या जो फ्ली रहता है या जिसके कारण चूहे से ह्यूमन तक यह प्लेग डिसीज है जो फैलती है। बैक्टीरियम एयरसेनिया है ना, बैक्टीरियम एयरसेनिया जो प्लेग बीमारी है ये इसका ट्रांसमिशन करती है फ्ली, तो इसका साइंटिफिक नाम पूछा है। यह चूहों पर पाई जाती है, चूहों का खून पी, जैसे कि इंसानों में जूं होती कि नहीं, जूं पिस्सू नहीं है, तो ऐसे ही चूहों पर भी होता है, तो यह पिस्सू होती है चूहे की जो खून चूसती रहती है चूहों का, और यह फिर इंसानों पर आकर ट्रांसमिट करती बीमारी प्लेग डिसीज को, तो उसका साइंटिफिक नाम पूछा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है, जेनोप्सिला चियोप्सिस, जेनोप्सिला चियोप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्यूट पॉइजन which kill rat by exposure to poison bites is known as। वह तीव्र विष, ये एक्यूट पॉइजन जो विषैले चारे के संपर्क में आने से चूहे को मार देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सिंगल डोज पॉइजन, ठीक है। एक इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंगल डोज जो सेकंड जनरेशन में आता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल डोज पॉइजन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल डोज पॉइजन है या एक्यूट पॉइजन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है, ऑल।
ऑर्सिनस ट्रायोक्साइड्स भी है, बेरियम्स कार्बोनेट स्ट्रेचिन भी है। जब ये दो ऑप्शन हमें मिल गया है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें ऑल लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोडीफेकन इज ए, ब्रोडीफेकन तो ऑप्शन ब्रोडीफेकम एक है तो क्या एंटीकोगुलेंट है, सिंगल डोज पॉइजन है या बोथ? तो ब्रोडीफेकन हमारा क्या बोथ एंट है, ये एंटीकोगुलेंट भी है और इसकी टॉक्सिसिटी इतनी हाई है कि ये सिंगल डोज में ही काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी बोथ, एंटीकोगुलेंट सिंगल डोज और सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल डोज पॉइजन, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीपल डोज है पॉइजन है? रेटाफिन, टोमोफेरिन और बोथ और नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन सी आएगा, बोथ आएगा। टोमोफेरिन और रेटाफिन मल्टी डोज होते हैं, बेस्ड एंटीकोगुलेंट है जो 3 से 4 दिन में अपना प्रकोप दिखाते हैं, ये अपनी टॉक्सिसिटी दिखाते हैं 3 से 4 दिन में। 3 से 4 बार इनको खिलाना भी पड़ता है, मल्टी डोज है क्योंकि ये। ब्रोडीफेकम सोल्ड अंडर द ट्रेड नेम, ब्रोडीफेकम किस व्यापारिक नाम के तहत बेचा जाता है? मार्केट में ट्रेड नेम पर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जैसे कि मार्केट में किस नाम से बिकता ब्रोडीफेकम, तो इसमें जो है हमारा ब्रोडीफेकम टैलन तोलन तालोन तालोन नाम से। ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तालोन। एंड हेवॉक ब्रांड नेम से मिलता है, हेवॉक और तालोन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, तालोन और हेवॉक। और जो जिंक फास्फाइड पेस्ट है वो रेटोल के नाम से मिलता है, रेटोल। अब इसमें में एक चीज है, जैसे कि एंटीकोगुलेंटों को हम कैसे याद करते हैं? वॉरफेरिन आ जाएगा इसमें, और एक ब्रोमेडिक है ना। और नॉन एंटीकोगुलेंट को ZBCS, ठीक है, जिंक फास्फाइड, ब्रोमेथिलीन और क्लोरोफेसियन और स्ट्राइचिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when does the lean period for rodent control occurs in the field with the rice wheat rotations? धान गेहूं फसल चक्र, धान गेहूं फसल चक्र वाले खेतों में कृंतक नियंत्रण के लिए लीन पीरियड या खाद्य कमी की अवधि कब होती है? तो इसमें यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? लीन पीरियड वो वक्त है जब खेत में कोई क्रॉप नहीं होती है और चूहे भूखे होते हैं, वो कंट्रोल करने का बेस्ट टाइम होता है। तो एक मई जून होता है बेस्ट टाइम, ठीक है। और एक होता है नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये दो पीरियड होते हैं, ठीक है, मई जून और नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमेडियोलोन इन द सीरियल बाइट्स? अनाज के चारे ब्रोमेडियोलोन की अनुशंसित सांद्रता कितनी मिलाते हैं? कंसंट्रेशन गलत हुई तो चूहा खाना छोड़ देगा। वो करेक्ट डोसेज याद रखना पड़ता है, इसके लिए स्टैंडर्ड रेडी टू यूज ब्रोमेडियोलोन मैक्स ब्लॉक्स और सीरियल बाइट्स। तो इसमें जो कंसंट्रेशन है जो हमारी है 0.005%, कितनी देते हैं हम? 0.005%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द स्पेसिफिक मेडिकल एंटीडोट फॉर ब्रोमेडियोलोन पॉइजनिंग? ब्रोमेडियोलोन विषाक्तता का विशिष्ट चिकित्सक मारक एंटीडोट क्या है? तो हमारा ऑप्शन है कि विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसमें है, अगर किसी एनिमल या ह्यूमन ने गलती से एंटीकोगुलेंट पॉइजन खा लिया तो डॉक्टर सबसे पहले कौन सा एंटीडोट देता है? तो वो है हमारा विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमाता है। और जो ब्रोमेडियोलोन रहता है ये रक्त का थक्का रोकने से, जो रक्त का थक्का बनना होता है उसको रोकता है। तो एंटीकोगुलेंट विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, इसलिए विटामिन के 1 डायरेक्ट एंटीडोट होता है जो कि रक्त का थक्का जमाता है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ जिंक फास्फाइड इन सीरियल बाइट्स? जिंक फास्फाइड का डोज हमेशा एग्जैक्ट 2% रखा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 2% से ज्यादा होगा तो बाइट साइनेस हो जाएगी। साइनाइस मतलब कि उससे
दुर्गंध आई, फिर जिसको अवॉइड कर देगा चूहा खाने से, ठीक है। स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन कितनी है? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑर्डर विच ऑर्डर डू रोडेंट बिलोंग्स टू? चूहे रोडेंट किस गण से संबंधित है? तो जो रोडेंट है हमारे किस गण से संबंधित है? तो रोडेंशिया इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, रोडेंशिया से संबंधित है। टेक्सोनोमी का बेसिक क्वेश्चन है, मेमेलिया क्लास के अंदर रोडेंट का ऑर्डर क्या है? तो हमारा रोडेंशिया आता है। कौन सा आता है? रोडेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ रोडेंट आर कंसाइडर्ड पेस्ट इन इंडिया? भारत में चूहों की कितनी प्रजातियों को हानिकारक कीट या पेस्ट माना जाता है? तो भारत में जैसे कि टोटल कितनी स्पीसीज है? तो 103 स्पीसीज है रोडेंट की, जिसमें से हमें कितने स्पीसीज को इन्होंने नुकसानदायक बताया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है, 18 स्पीसीज को इन्होंने पेस्ट की कैटेगरी में रखा है रोडेंट की, और टोटल यूँ 103 स्पीसीज है इसकी, और जो नुकसान पहुंचाती है वो कितनी है? 18 स्पीसीज, ठीक है। और इसमें से 46 कितने होते हैं? जीनस होते हैं, ये इसमें 46 के लगभग जीनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फैमिली डू मोस्ट पेस्ट रोडेंट स्पीसीज बिलोंग टू? पेस्ट हानिकारक चूहों के अधिकांश प्रजाति के स्कूल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है म्यूरिडेई, म्यूरिडेई। रेट्स और माइस की मेन बायोलॉजिकल फैमिली का नाम क्या है? तो म्यूरिडेई सबसे बड़ी मैमेलियन फैमिली है जिसमें ट्रू रेट्स और माइस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज लीटर साइज फॉर द मोस्ट रोडेंट स्पीसीज? अधिकांश चूहा प्रजाति के लिए एक बार में पैदा होने वाले बच्चों की औसत कितनी होती है संख्या? तो व्हाट इज द एवरेज लीटर साइज फॉर द मोस्ट रोडेंट स्पीसीज? अधिकांश चूहा प्रजातियों के लिए एक बार में बच्चा पैदा होने की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 से 8, 1 से 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी फ्लैशी पेट्स आर टाइपिकली प्रेजेंट ऑन द प्लांटर सरफेस ऑफ द हाइंड फुट? हाइंड फुट का मतलब होता है पिछले वाले पैरों में। तो चूहे रोडेंट के पिछले पैर की निचली सतह या तलवे की सतह पर आमतौर पर कितनी मांसल गद्दियां पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन इसका जो करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी, बी है, 6, ठीक है। पेस्ट आइडेंटिफिकेशन में चूहे के पीछे के पैर हाइंड फुट के नीचे बने पेट्स का काउंट कितना होता है? तो कितना होता है? 6। और जो हाइंड फुट होता है, हाइंड फुट मतलब कि पिछले पैर, और फोर फुट मतलब फ्रंट वाले फुट में कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, 5 पेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइपिकली ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रेस साइकिल इन रेट्स? चूहों में मध्य चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो चूहों में मध्य चक्र की सामान्य अवधि होती है इसमें 4 से 5 दिन होती है। रेट्स पॉली स्ट्रेस होते हैं और हर 4 से 5 दिन में स्ट्रेस रिपीट होता है इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, 4 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रोडेंट स्पीसीज हैज अ टेल लॉन्गर देन इट्स हेड एंड बॉडी लेंथ? किस चूहे प्रजाति की पूंछ उसके सिर और शरीर की कुल लंबाई से अधिक लंबी होती है? तो बेंडिकॉट बेंगालेंसिस, गोलुंडा एलियोटी, रेटस रेटस, मुस बुगडुगा, ठीक है। तो विच रोडेंट से किस चूहे की प्रजाति की पूंछ उसके शरीर, उसके सिर और शरीर से, सिर और शरीर से लंबी होती है, इन दोनों से लंबी होती है पूंछ की लंबाई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी है, रेटस रेटस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेटस रेटस। रूफ रेट जिसको ब्लैक रेट भी बोलते हैं, इसकी टेल इसकी हेड प्लस बॉडी की लेंथ से लंबी होती है, जो इसको क्लाइंबिंग में बैलेंस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रोडेंट हैज टेल शॉर्टर देन इट्स हेड एंड बॉडी? और इनकी ये सिर हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई, और इससे इनकी टोटल लंबाई से इसकी लंबाई छोटी होती है टेल की, ठीक है। तो कौन सी स्पीसीज है हमारी रोडेंट की? तो वो है, इसकी टेल बॉडी से छोटी होती है और बॉडी हैवी और स्ट्रोक होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए आएगा, गोलुंडा एलिलोटी या बेंडिकॉट बेंगालेंसिस भी आता है इसमें, ठीक है। बेंगालेंसिस, बेंडिकॉट और इंडिया की बुश रेट की टेल उनके बॉडी साइज से छोटी होती है, इसको क्या बोलते हैं? बुश रेट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Which formula is used to calculate population size in the captures, marks, release and recaptures method? देखते हैं इसको अपन। कैप्चर, मार्क, रिलीज और रिकैप्चर्स, पकड़ना, चिन्हित करना, छोड़ना, पुनः पकड़ना विधि में जनसंख्या के आकार की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, एन, एम एन इंटू एम बटे एन, है ना। एन फ्रैक्शंस, है ना, इज इक्वल टू फ्रैक्शंस एम टाइम डी एन एम इज इक्वल टू। एन क्या होता है? एस्टिमेट पॉपुलेशन होता है। कैपिटल एम क्या होता है? तो फर्स्ट सैंपल में जो हम पहली बार सैंपल में मार्क किए गए इंडिविजुअल्स आएगा, इसमें मार्क किए गए इंडिविजुअल्स। और स्मॉल एन में क्या आएगा? सेकंड सैंपल में पकड़े गए टोटल इंडिविजुअल्स। और स्मॉल एम में क्या आएगा? सेकंड सैंपल में जो पहले से मार्क थे उनको पकड़ना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द लेवल ऑफ रोडेंट इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड? इज द लाइव ब्यूरो काउंट इज लेस देन 25 हेक्टेयर से कम, मतलब कि यदि प्रति हेक्टेयर जीवित बिलों की संख्या जहां पर चूहे रहते हैं 25 से कम है प्रति हेक्टेयर में, तो उसे चूहा संक्रमण क्या, उसका इन्फेस्टेशन स्टर किसको कितना बोलेंगे? तो लो होगा। जहाँ 25 से कम होगा लो, 25 से 50 होगा तो मीडियम, 50 होगा तो मीडियम, 50 से ज्यादा होगा तो हाई इन्फेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक एंगल एट विच रोडेंट कट टिलर्स इन राइस एंड व्हीट क्रॉप्स? ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। चावल और गेहूं फसलों में चूहे कत्लों और तनों को विशिष्ट कोण पर काटते हैं। तो खेत में डैमेज सिम्टम पहचानने के लिए चूहे क्रॉप स्टेम टिलर को हमेशा एक शार्प स्लैंटिंग कट देते हैं जो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है 45 डिग्री से, ठीक है। रोडेंट इंसीजर के शार्प एंगल की वजह से, उनमें इंसीजर दांत होते हैं आगे की ओर, जो दो दांत होते हैं, इंसीजर दांत के कारण ये शार्प एंगल की वजह से 45 डिग्री का एंगुलर कट देते हैं, जबकि इंसेक्ट जैक्ड कट करते हैं, जैक्ड कट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच रोडेंट स्पीसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रूव्ड अपर इंसीजर? ऊपरी ग्रंथक दांतों में पर खांचे की उपस्थिति किस ग्रंथक प्रजाति की प्रमुख विशेषता है? तो गौर से देखने पर आगे के इंसीजर टीथ पर एक वर्टिकल नाली या ग्रूव दिखाई देती है। आगे के इंसीजर पर कैसे? आगे के इंसीजर पर जो एक वर्टिकल नाली दिखाई देती है, जैसे हम क्या बोलते हैं? ग्रूव्ड अपर इंसीजर्स, है ना। तो यह किस में है? इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा टेटेरा इंडिका, इंडियन जर्बाइल गोल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, टेटेरा इंडिका में पाई जाती है। या फिर इसमें यदि ऑप्शन आए हमारा तो गोलुंडा और एलियोटी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। पूंछ छोटी होती है ना। और टेटेरा इंडिका, और इसको ही टेटेरा इंडिको हम क्या बोलते हैं? 2 मिनट। टेटेरा इंडिको का क्या बोलते हैं हम? इंडियन जर्बाइल, इंडियन जर्बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? व्हाट शेप ऑफ कैविटी डू रोडेंट टाइपिकली फॉर्म इन शुगर केन क्रॉप्स? चूहों रोडेंट में कृंतक, इंसीजर काटने और वर्णक मोलर से चबाने वाले दांत के बीच प्रमुख अंतर खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन है केनोन 2 मिनट। what shape of cavities do rodent typically form in sugarcane crops? चूहों में कृंतक और चवंडक, मतलब कि इंसिजर दांत और मोलर्स के बीच के प्रमुख अंतर खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये इसमें हिंदी में जो है, हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत है, ठीक है, ये गलत है ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या कहा है तो कौन सा शेप, जैसे कि अपन ने गेहूं में देखा था ना, गेहूं में 45 डिग्री का पे कट कर रहा है, ऐसे ही इन्होंने पूछा कि शुगर केन में जब रोडेंट काटते हैं शुगर कॉर्न को तो किस तरह का शेप बनता है शुगर केन? तो ये इंटरनोड पर काटते हैं, दो नोट्स के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स पे काटते हैं, ठीक है। तो हमारा व्हाट शेप ऑफ कैविटीज डू रोडेंट टाइपिकली फॉर्म इन शुगर केन क्रॉप्स है, तो कैनन शेप्ड बनाता है ये। कैसा शेप्ड?
शुगर केन इंटरनोड्स में रोडेंट लंबी होती है, बॉट केनोइड जैसी कैविटी खोद कर पीछे के का जूस और पल्प खाते हैं ये, केनोइन शेप्ड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोमिनेंट गैप बिटवीन इंसिजर और मोलर्स इन रोडेंट। ये इस वाले का कॉपी हो गया उधर, ठीक है, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो चूहा में कृंतक, इंसिजर और मोलर्स के बीच के प्रमुख खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो डायस्टिमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डायस्टिमा। रोडेंट्स में केनाइन नहीं होते हैं। कटिंग टीथ और ग्रेडिंग टीथ के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, तो डायस्टिमा कहते हैं। इसमें क्या नहीं होता, केनाइन नहीं होता, केनाइन दांत। और कभी ऐसे ही पूछ ले क्वेश्चन में आ जाएगा कौन से दांत नहीं होते चूहे में, तो केनाइन दांत नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेट एनुअल फूड ग्रेन लॉस एट द पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज ड्यू टू रोडेंट। कटाई के बाद के चरण में चूहों के कारण खाद्यान्न का वार्षिक अनुमानित नुकसान होता है। पोस्ट हार्वेस्ट बोल रहा है यह, तो प्री में कितना होता है नुकसान हमारा, जो फील्ड पे क्रॉप है 15% प्लस 5% हमारा पोस्ट पे होता है, टोटल हमारा 20% होता है, जिसको हम 1/5 बोलते हैं। और यह हमारी टेबल फूड पर नहीं पहुंच पाता। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ये क्वेश्चन, कि 20% हमारा टोटल फूड का 20% हमारा नुकसान होता है, जिसमें से 5% पोस्ट हार्वेस्ट में नुकसान होता है स्टोरेज में, और 50% हमारा फील्ड पर नुकसान होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज अज्यूम्ड एज अ डेली ग्रेन कंजप्शन फॉर ए रोडेंट वेटिंग मोर देन 50 ग्राम। 15 ग्राम से अधिक वजन वाले चूहों के लिए प्रतिदिन उसके शरीर का के वजन का कितना प्रतिशत अनाज की खपत माना जाता है, तो 50%। देखो मैं पहले बताता हूँ, 50 ग्राम से अधिक वजन वाले का, तो 50 ग्राम से ज़्यादा वजन है तो ये अपने वेट का कितना परसेंट फूड ग्रेन कब कैप्चर करते हैं, तो 7%, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी। और जो 50 ग्राम से कम होता है जिसका बॉडी वेट, वो करता है उसका 50%, उसका बॉडी वेट का 50%, क्योंकि उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट की आवश्यकता लगती है फूड ग्रेन्स की, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ गया, ऑप्शन आएगा बी। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी, 7%। मोर देन पूछा है 50 ग्राम, यदि वेट होगा तो यह उससे ज़्यादा होगा तो 7 ग्राम, तो और 50 ग्राम से कम होगा तो 50% उसके बॉडी वेट का, ठीक है। 7% आ जाएगा, 7 से 10% भी आ सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं 7%। यदि ऑप्शन में 7% नहीं है तो आपको 10% लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कलर डू रोडेंट यूरिन कंटामिनेटेड ग्रेन फ्लोरेसेंस इन यूवी लाइट। पराबैंगनी प्रकाश में चूहों के मूत्र से दूषित अनाज किस रंग के चमकते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्टर जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट डालकर ग्रेन कंटामिनेशन कैसे चेक करते हैं, तो वो देखते हैं अपन, येलो और ब्लू कलर में आता है इसका, ठीक है। इसने तो दोनों ऑप्शन कर दिए इन्होंने, येलो और ब्लू, इसमें ये दोनों ही लगा लेना, ए और सी आता है इसमें। करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा, ए सी है। वैसे तो बोथ देगा वो ऑप्शन में, बोथ, ठीक है, ए सी आएगा, येलो और ब्लू। और प्रायोरिटी अपन को येलो को देना अभी फिलहाल, येलो कलर। रोडेंट यूरिन में मौजूद यूरिया और प्रोटीन यूवी लाइट में फ्लोरोसेंस करके ब्राइट येलो, ब्लू या येलो ग्लो करते हैं। तो इसमें अभी फिलहाल करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, येलो। यदि ये दोनों ऑप्शन है और बोथ का ऑप्शन दे रखे तो ब्लू और येलो दोनों को टिक करना है हमारा। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है, येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट रोडेंट इन बिल्डिंग। इमारतों में चूहों से बचाव के लिए निम्नलिखित में से किसे रक्षा की पहली पंक्ति या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। ट्रेपिंग, रोडेंटिसाइड, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये रोडेंटा प्रूफिंग। यदि हम बेल को बूरी देंगे या उसको बिल्डिंग्स में आने ही नहीं देंगे तो यही हमारा, फिर ये सब चीज़ें तो बात की, ट्रेपिंग होना, रोडेंटिसाइड, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना, तो रोडेंटा प्रूफिंग आएगा इसमें। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज रिलीज्ड बाय द जिंक फास्फाइड अपॉन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ स्टोमेच एसिड। पेट के अम्ल के संपर्क में आने पर जिंक फास्फाइड कौन सी गैस छोड़ता है, तो फास्फिन गैस छोड़ता है। अपन ने देखा ही था कि जो जिंक फास्फाइड है HCl से क्रिया करके स्टोमेच में जो मौजूद होता है HCl एसिड, है ना, तो उससे क्रिया करके फास्फिन गैस बनाता है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा हमने ये फास्फिन गैस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उस पर अवेलेबल। और अच्छे ऑथर्स की बुक के अपन MCQs लेंगे और रिपीटेड MCQs भी लेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन देखते हैं हम, विच बर्ड इज कॉमनली ब्रेड एंड रिलीज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट। चूहों के जैविक नियंत्रण के लिए आमतौर पर किस पक्षी को पाला और छोड़ा जाता है? तो क्रॉ, बॉर्न ऑल, ईगल और स्नेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्राउन बार्न ऑल, जिसको हम उल्लू भी बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या ऑप्शन बी है, बॉर्न ऑल। जैसे कि चूहों का सबसे बड़ा नेचुरल प्रीडेटर बर्ड कौन सा है? तो ये है बॉर्न ऑल, है ना। एक बॉर्न ऑल फैमिली साल में 1000 से ज़्यादा रोडेंट कंज्यूम कर लेती है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू।